अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नसीम जुल्फ़िकार। और आज के इस वीडियो में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का मॉडल पेपर जो आया है 2025 का, इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और ये कल ही जो है वो इसको लॉन्च किया गया और आप तमाम के बच्चों के पास ही आया होगा। तो आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज़ वगैरह को देखेंगे। बाकी तो मैंने कंप्लीट जो है वो सॉल्व कर दिया है और तमाम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको इस कंप्लीट जो है वो पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए सॉल्व मॉडल पेपर का केमिस्ट्री या इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030021522272। इस पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, इसके जो पीडीएफ्स हैं वो। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का ये मॉडल पेपर है रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो काफ़ी स्टूडेंट ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसके पर वीडियो मैं अपलोड करूं, तो ये एक वीडियो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, तो ज़रा सबसे पहले एमसीक्यूज़ देखते हैं। 17 एमसीक्यूज़ हैं इसमें। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कि जनरली एक्चुअल ईल्ड इज डैश, कि आमतौर पर एक्चुअल ईल्ड क्या होता है। तो ये हमेशा आपको पता है लेस देन थ्योरेटिकल ईल्ड। तो थ्योरेटिकल ईल्ड से हमेशा एक्चुअल ईल्ड जो है वो कम ही रहता है। ये चैप्टर 1 में स्टोइचियोमेट्री में आपने पढ़ा होगा। सेकंड है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ गैस। सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस सैंपल ऑफ गैस में होंगे। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ना, इट इज़ एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मीन्स कि जब नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बस आपको जस्ट यहाँ पर मोल्स देखने हैं, जिसके मोल्स ज़्यादा हैं उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होंगे। और नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला होता है? दिस इज़ मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे इसमें हमारे पास हो जाएगा दिस विल बी 100 ओवर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32। ये हो जाएगा 100/16। ये हो जाएगा 100/44 और ये हो जाएगा 100/71। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो क्या आएगी? 100/16 सबसे बड़ी वैल्यू आएगी एन की। तो मोल्स इसके ज़्यादा होंगे 100 ग्राम मीथेन के, तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। दैट्स वाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड एमसीक्यूज है दिस क्रिस्टल सिस्टम हैज ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होगा जिसमें ए बी सी ये तीनों बराबर होंगे और अल्फ़ा बीटा गैमा ये भी बराबर होंगे और सब के सब जो है वो 90 डिग्रीज पर होंगे। तो ये हमें पता है कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है। तो जो क्यूबिक टाइप का हमारा क्रिस्टल सिस्टम होता है उसके अंदर हमारे पास जो है वो तीनों लेंथ, मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों बराबर होती है और सारे एंगल्स भी 90 डिग्रीज पर होते हैं। तो ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कहलाता है। फोर्थ है दिस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम एज 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। बताएं 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम जितने एटम्स और किस में होंगे। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो या नंबर ऑफ एटम्स जो है वो मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो 12 ग्राम मैग्नीशियम में मोल हम देख लेते हैं कितने निकल रहे हैं। दैट इज 12/24। ये निकल रहे हैं 0.5। अब 0.5 मोल और कहाँ पर आ रहा है हम इसमें देख सकते हैं। ये हो गया 12/12। तो ये तो 1 मोल आ गया, तो ये तो नहीं होगा बराबर 0.5 मोल के। बी ऑप्शन है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, दैट्स 20/40। ये हमारे पास आ रहा है 0.5। दैट्स वाई 20 ग्राम कैल्शियम में उतने ही एटम होंगे जितने 12 ग्राम मैग्नीशियम में होते हैं। नंबर 5 है द टेम्परेचर एट विच टू इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डैश। तो ये ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है कि जब दो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम पर। जैसा कि हमने पढ़ा है कि अल्फ़ा सल्फ़र और बीटा सल्फ़र का 95.5 डिग्री सेल्सियस ट्रांजिशन टेम्परेचर है। MCQ 6 से द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एट एसटीपी इज डैश। कितने मॉलिक्यूल्स अमोनिया गैस के एसटीपी पर कितना ऑक्युपाई करेंगे। अब इस सवाल को दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो हम लॉजिकली कर सकते हैं कि 3.01 एक्सपोनेंट 23, तो ये जो तादाद हमारे पास है दिस इज एक्चुअली हाफ मोल। ये 0.5 मोल्स हैं। ठीक है,
और 1 मोल में नंबर ऑफ, अच्छा 1 मोल जो है ऑक्यूपाई करता है 22.41, तो हाफ मोल कितना करेगा, दिस विल बी 11.2 डेसीमीटर क्यूब। अगर आप इसी सवाल को एक फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये नंबर ऑफ मोल्स बताने होंगे। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर किसके होते हैं, ये बराबर होता है मोल इंटू Na, और मोल बराबर किसकी होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na। तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो था 3.01 एक्सपोनेंट 23, और Na होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब देखिए नंबर ऑफ मोल आ गया 0.5 मोल। इसके बाद वॉल्यूमेट एसटीपी बराबर किसकी होता है, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 22.41, दैट्स 0.5 मल्टीप्लाई बाय 22.41। तो अब आप देख सकते हैं आपका आंसर आ गया, दिस इज 11.2 डेसीमीटर क्यूब सिंपली। तो आप लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और न्यूमेरिकली भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिस इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर का क्या मतलब होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। उसमें ढूंढ रहा है, इसमें कह रहे हैं कौन सा नहीं है आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो पेयर। तो Na प्लस और नियॉन, Na प्लस में भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो A तो नहीं होगा। Na प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और F माइनस में 9 + 1 10 हो जाता है, जो कि F माइनस है। तो 9 वैसे 9 होते हैं फ्लोरीन में, एटॉमिक नंबर इसका 9 है। ये भी हमारे पास नहीं होगा क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो नहीं है वो ढूंढना है। अब देखिए सोडियम और कैल्शियम, सोडियम में इलेक्ट्रॉन हमारे पास 11 और कैल्शियम में हमारे पास है 20, तो ये हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, दैट्स वाई ऑप्शन करेक्ट हो गया 7 में। MCQ 8 है, विच रूल और द प्रिंसिपल इज वायोलेटेड इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या देखने में मिल रहा है हमें कि यहाँ पर अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के तो यहाँ पर देखें तो सिंपली के 2px 2py 2pz 0। तो होता क्या है, हमें पता है कि पहले px py pz पर जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन सिंगल लगते हैं, उसके बाद डबल होते हैं। तो ये हर्ट्ज रूल के खिलाफ जा रहा है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल के लिहाज से क्या होता कि 2px 2py 2pz, अब हमें 4 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं तो पहले 1 2 3 इस तरह लगाते हैं, फिर चौथा यहाँ लगाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 9th MCQs है, विच क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर हमारा शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, जिसको स्मॉल l से डिनोट किया जाता है। नंबर 10 है, दिस पजेस वीकेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। किसमें हमारा जो लंडन डिस्पर्जन फोर्स है वो वीकेस्ट होता है, सबसे कमज़ोर तरीन होता है। तो हमें पता है कि LDF की जो स्ट्रेंथ है ना, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल, ये एटॉमिक साइज। जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होता है उतनी ज़्यादा LDF स्ट्रॉन्ग रहती है। तो हमें सबसे छोटा एटम ढूंढना है, तो इन तमाम चारों में से क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से सबसे स्मॉलेस्ट एटम हमारे पास फ्लोरीन का होता है, क्योंकि इसके पास 2 शेल इसके पास होते हैं, तो उसके LDF सबसे वीक होगा, लंडन डिस्पर्जन फोर्स। यही वजह है कि हमें जो है वो गैस फॉर्म में मिलता है। 11th है, क्वांटम नंबर वैल्यूज तो 3s ऑर्बिटल आर रैश। तो n की वैल्यू तो हमारे पास इसकी 3 आ गई, l की वैल्यू आ गई 0, चूँकि ऐसा ही है, तो ये हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। 12th है, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डैश। लिक्विड का कोलॉइडल सॉल्यूशन हमारे पास कहलाता है एमल्जन। जैसे कि ऑयल एंड वाटर हो गया तो उसका एमल्जन होता है हमारे पास। 13 है, लिक्विड्स कैन फॉर्म कॉन्वेक्स मेनिस्कस इन अ नैरोड ग्लास ट्यूब एंड डैश। लिक्विड्स कॉन्वेक्स मेनिस्कस क्यों बनाते हैं नैरो ग्लास ट्यूब में। जैसे कि अगर आप जो है वो एक एक टेस्ट ट्यूब आप ले लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में अगर आप मरकरी डालते हैं तो उसका मेनिस्कस ऊपर आ जाता है ना, इस तरह से, इसको कहा जाता है कॉन्वेक्स मेनिस्कस। दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस होने की वजह क्या होती है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस वो लिक्विड बनाते हैं जिनका कोहेसिव फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एडेसिव फोर्स से, इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, कोहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन एडेसिव फोर्सेस। नंबर 14 है, लाइन स्पेक्ट्रम सर्व्स एज द फिंगरप्रिंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डैश। तो एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन की जाती है लाइन स्पेक्ट्रम की। जिस तरह से हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है, उसी तरह से तमाम एलिमेंट्स के जो लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो एक तरह से ये आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है लाइन स्पेक्ट्रम को। 15th MCQ है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ नॉट फाउंड इन डैश। हाइड्रोजन बॉन्ड किस में नहीं पाया जाता। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए ज़रूरी है कि हाइड्रोजन FON में से किसी एक से लाजमी जुड़ा हो।
अब CH4 जो हमारे पास है मीथेन, इसमें आप देख सकते हैं हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट है। 16th है द डिफ्यूजन रेट ऑफ C3H8 एंड CO2 आर सेम बिकॉज डैश। देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर वेट 44 निकलेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास दोनों का सेम है, दैट्स वाई रेट ऑफ डिफ्यूजन भी दोनों के सेम है। 17th MCQs है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन डैश। तो ये चैप्टर 10 के MCQs है। राउल्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है लाइक डेल्टा P अपॉन P0, ये बराबर किसकी होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट के बराबर होती है X2। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये हमारे पास सारे MCQs हो गए बेटा। बात है सेक्शन बी में। सेक्शन बी में देखें, अब कुछ क्वेश्चन जैसे डिफाइन द फॉलोइंग है, तो उसके मैंने सॉल्व यहाँ पर किए हुए। तो अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं यहाँ पर भी बता देना दोबारा से 039821522272, इस पर व्हाट्सएप करके आप मुझे कंप्लीट ये सॉल्व ले सकते हैं। जो 13 पेजेस का कंप्लीट ये सॉल्यूशन हुआ है जो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े आंसर्स को। हाँ, लेकिन जो इसके न्यूमेरिकल है वो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको सॉल्व करा देता हूँ, कि मेरे लिए भी जो है वो इस तरह से सॉल्व करना आसान रहता है। अब इसमें एक न्यूमेरिकल आया है, MCQs न्यूमेरिकल आया है कि हाइड्रोजन गैस इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय स्टीम मीथेन प्रोसेस बाय दिस रिएक्शन इफ द मिक्सचर ऑफ 28.8 ग्राम मीथेन एंड 14.4 ग्राम स्टीम इज हीटेड in furnace at elevated temperature to liberate carbon monoxide and hydrogen gas. Determine the limiting reactant and the mass of hydrogen gas produced. तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला सवाल है और कितना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है ये आपको बताना है, जबकि दोनों मीथेन और स्टीम जो है वो स्टीम मीन्स H2O, इसके आपको जो है वो मासेस गिवन किए गए हैं। अब किस तरह से उसको जो है वो हमारे पास सॉल्व किया जाएगा, सबसे पहले अगर हम इसका डेटा बनाते हैं। अब डेटा बनाने का क्या तरीका है कि अगेन हम इक्वेशन को लिखते हैं CH4 प्लस H2O और ये बन रहा है CO प्लस 3H2। अब गिवन और रिक्वायर्ड को अंडरलाइन करते हैं, इसके अंदर हम लोग हैं। तो ये दो चीज़ें गिवन है, मीथेन और वाटर और हाइड्रोजन गैस आपको बतानी है। ठीक है, बाकी इसके बाद हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं सारी। मीथेन, अच्छा इसमें अब आपको पता, सबसे पहले तो हम इक्वेशन को देखेंगे। मीथेन हमारे पास हो गया 16 ग्राम, वाटर हो गया हमारा 18 ग्राम और हाइड्रोजन यहाँ हो गया 3 × 6 ग्राम। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अगर मीथेन आपका हो 28.8 ग्राम और अगर आपका स्टीम हो 14.4 ग्राम तो कितना हाइड्रोजन बनेगा, तो x ग्राम बनेगा, यही आपको बताना है। तो अब इसके लिए दोनों यूज़ करेंगे क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है। तो दैट्स वाई वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बाय यूजिंग बोथ द रिएक्टेंट्स। फिर जो सबसे कम वैल्यू आएगी वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग मीथेन के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फॉर CH4 पहले हम लोग मीथेन के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो रेशो मेथड अप्लाई कर लेते हैं। 16:6 इज इक्वल टू 28.8:x। ठीक है, पहले तो मीथेन का रिलेशन हाइड्रोजन के साथ ये हो गया 16/6 इज इक्वल टू 28.8/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 16x इज इक्वल टू 28.8 मल्टीप्लाई बाय 6 और x बराबर हो गया 28.8 मल्टीप्लाई बाय 6/16। और यहाँ x की कोई वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, उसके लिए हम हमारी कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। दैट्स 28.8 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड डिवाइडेड बाय 16, तो यह आया 10.8। दिस इज 10.8 एंड यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी, लाइक ग्राम में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आंसर आया, बट ज़रूरी नहीं है कि करेक्ट आंसर हो, चुके लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है। तो अब हमें दूसरे इससे देखना पड़ेगा फॉर वाटर। वाटर को एज अ रिएक्टेंट देखते हैं और ये देखते हैं कितना ये हमारे पास बना रहा है, हाइड्रोजन गैस कितना रिलीज़ करेगा। तो 18 का रेशो आ गया 6 से, तो 14.4 का रेशो आ जाएगा हमारे पास x के साथ। तो ये हो जाएगा 18/6 इज इक्वल टू 14.4/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 18x बराबर हो गया 14.4 × 6 और x बराबर हो गया 14.4 × 6 डिवाइडेड बाय 18। तो ये x कितना आ गया यहाँ पर आप निकाल लेते हैं।
दैट्स 14.4 multiplied by 6 divided by 18. This is 4.8 gram ऑफ हाइड्रोजन। तो इससे हमें क्या पता लग गया कि जो लेस वैल्यू आ रही है हमारे पास वो वाटर की आ रही है। तो मैं यहाँ पर क्या चीज़ पता लगी कि H2O इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो सबसे पहले तो डिटरमाइन करना था लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहाँ पर H2O जो हमारा है वो असल में है एक लिमिटिंग रिएक्टेंट, एंड द अमाउंट ऑफ H2 गैस प्रोड्यूस्ड, और जो अमाउंट प्रोड्यूस हो रही है H2 गैस की वो कितनी है, दैट इज़ 4.8 ग्राम। दैट्स आवर फाइनल आंसर। तो बेटा ये फर्स्ट MCQs हम न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर सॉल्व किया। इसी के साथ और लग के एक और न्यूमेरिकल मॉडल पेपर में है NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू फॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर। और ये आपको यहाँ पर उन्होंने जो है वो दिए हुए हैं कि इक्वेशन दी हुई है कि 200 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट को कम्प्लीटली कंज्यूम किया जा रहा है रिएक्शन में, मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड एंड द वॉल्यूम ऑफ N2O गैस लिबरेटेड एट STP। तो मास और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हमें यहाँ पर जो है वो बतानी है। तो 2 बार अगेन रिलेशनशिप आ रही है इसके अंदर है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं NH4NO3, और ये बन गया हमारे पास N2O प्लस H2O। तो 200 ग्राम NH4NO3 है, तो सबसे पहले तो H2O का मास फाइंड आउट कर लेते हैं कितना बनेगा, ठीक है। तो NH4NO3 हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट्स 14 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 48, तो 80 निकल गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। 80 ग्राम से बन रहा है हमारा। अच्छा 2H2O है तो 36 ग्राम। तो 200 ग्राम से कितना बनेगा, तो कुछ तो बनेगा, तो x ग्राम बनेगा। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। रेशो मेथड लगा के 80/36 इज इक्वल टू 200/x, जो हो गया 80x इज इक्वल टू 200 इंटू 36, और x बराबर हो गया 200 इंटू 36 डिवाइड बाई 80। तो ये x हमारे पास कितना आ गया, दिस विल बी 200 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 80, 90। तो 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर तो 90 ग्राम हमारे पास इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड आपसे क्या कह रहे हैं कि भाई N2O कितना गैस लिबरेट होगा STP पर। तो अगेन बेटा रिलेशनशिप हमारे पास दोबारा हमें लगानी पड़ेगी। अगेन हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी NH4NO3, ये बना N2O प्लस 2H2O। अब अमोनियम नाइट्रेट और NO2O का रिलेशनशिप देखते हैं क्या है। तो ये तो 80 ग्राम हो गया, और इसका भी जाहिर सी बात है मास ही लगा लेते हैं फ़िलहाल। तो ये हो गया हमारा 28 प्लस 16, सो दिस इज़ 44। तो 200 ग्राम से कितना बनेगा, पहले तो हम मास ही निकालेंगे, x ग्राम बनेगा। तो ये x निकालना है हमें। तो 80/44 इज इक्वल टू 200/x। तो ये हो जाएगा 80x इज इक्वल टू 200 इंटू 44, और x बराबर हो गया 200 इंटू 44/80, और यहाँ से x हमारे पास आ गया 200 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 80, एंड दिस इज़ 110 ग्राम ऑफ N2O हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन जो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि वो क्या कहा जा रहा है कि भाई इसका वॉल्यूम बताएं STP पर कितना होगा। तो वॉल्यूम एट STP बराबर किसकी होता है, मास ओवर मोलर मास इंटू 22.41। तो मास आ गया 110, मोलर मास N2O का हमारे पास आ गया 44 मल्टीप्लाई बाय 22.41। ये हो गया बेटा 110 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 22.41, 56.025, या 56 ले लेते हैं। 56 dm³ ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड हमारे पास ये बनेगा, दैट्स द आंसर।
ठीक है बेटा, तो ये 2 आंसर्स यहाँ पर निकालने थे, दोनों आंसर आ गए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस और आ रहे हैं हमारे पास हैं, तो ये मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है, आप इसको यहीं से डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल्स चूँकि मैं यहाँ पर सिर्फ सॉल्व करने वाला हूँ, अब एक न्यूमेरिकल और मैं यहाँ पर दिख रहा है मुझे एमसीक्यू क्वेश्चन 5 में शॉर्ट में, कि 12.5 DMQ वेसल कंटेन्स 4 ग्राम मीथेन, 1.8 ग्राम नाइट्रोजन, 10 ग्राम जीनॉन, व्हाट इज द प्रेशर इन द वेसल एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जनरल गैस इक्वेशन का बेटा एक क्वेश्चन आया है हमारे पास, क्वेश्चन 5। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। अब डेटा में क्या चीज़ है, वॉल्यूम गिवन हमारे पास है 12.5 डेसीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा मास मौजूद है हमारे पास मीथेन का, ये कितना है 4 ग्राम, मास मौजूद है नाइट्रोजन गैस का, ये कितना है 1.8 ग्राम, मास मौजूद है जीनॉन का, ये कितना है हमारे पास 10 ग्राम। टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, और प्रेशर आपको बताना है। तो बेटा ये सवाल हमारे पास जो सॉल्व होगा, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो वो जनरल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो जनरल गैस इक्वेशन हमें क्या कहती है, कहता है PV इज इक्वल टू nRT। लेकिन यहाँ पर दैट सी बात है कि मोल्स हमारे पास मौजूद नहीं है, तो समाम को मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं यहीं पर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, मोल किसके बराबर होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास की, 4/16 हो गया। ये हमारे पास हो गया, दिस इज 1.8 अपॉन 14 2 = 28, और ये हो गया 10 अपॉन जीनॉन का एटॉमिक मास, शायद उन्होंने क्वेश्चन में दिया होगा ऊपर। तो यहाँ जीनॉन का एटॉमिक मास उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है बेटा, जीनॉन का होता है हमारे पास 131। तो ये सबसे पहले देख लेते हैं कि ये हमारा मीथेन कितना आ गया मोल, 4/16, ये आ गया 0.25 मोल। नाइट्रोजन कितना आ गया, दैट्स 1.8 डिवाइडेड बाय 28, 0.064, 0.06 ले लेते हैं मोल। और जीनॉन कितना आ गया, दैट्स 10 डिवाइड बाय 131, 0.07 मोल, ठीक है। अब PV इक्वल टू nRT लगाना है, तो हम यहाँ पर मालूम क्या करना है, प्रेशर मालूम करना है। प्रेशर बराबर हो गया nRT अपॉन V के, और n से मुराद यहाँ तीनों मोल्स को हमें प्लस कर देना है, तो वो वाला मोल यहाँ पर लगेगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर लगाएंगे NT, तो उसके लिए क्या करेंगे, 0.25 प्लस 0.06 प्लस 0.07, ये आ गया 0.38। तो ये यूज़ करेंगे 0.38 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर हो गया 273 केल्विन, डिवाइड बाय वॉल्यूम हो गया 12.5। तो जो प्रेशर हमारे पास निकल कर आया, दिस इज 0.38 ठीक है। तो ये हमारे पास निकल गया 0.681 ATM। तो ये हमारा फाइनल आंसर इसका आ गया, ठीक है। तो ये जनरल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल तो यहाँ पर आपसे पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें करनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4 चीज़ों की करनी है, तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता हूँ। Al+3 की करनी है। एल्यूमिनियम+3 का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद दिखेंगे तो एटॉमिक नंबर इसका 13 है, लेकिन 13 में से हमें क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा, जो कि +3 चार्ज है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स लगाने पड़ेंगे। दिस इज़ 1s2 2s2 2p6, और ये हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। ये एलएम के बाद है ब्रोमीन। अच्छा, Br है डायरेक्टली, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे हमारे पास 35। दिस इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10।
3d10 तक हमारे पास बेटा यहाँ पर ये हमारा 30 हो जाता है। उसके बाद 4p5 कर लेंगे, हमारा 35 हो गया। ठीक है, उसके बाद कॉपर निकाल लेते हैं। कॉपर है z इक्वल टू 29, मतलब कि हमारा जो है इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे हमारे पास 29। दिस इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अच्छा 4s2 3d इसमें होता क्या है वैसे तो कि 4s2 3d 9 होता है, लेकिन हम यहाँ स्टेबिलिटी लेकर आते हैं और स्टेबिलिटी की वजह से क्या करते हैं कि 4s1 और 3d10 हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है। ऑक्सीजन -2, एटॉमिक नंबर 8 है, तो इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास 8 + 2, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। तो दिस इज़ 1s2 2s2 2p6। ये हमारे पास बेटा चारों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गए। आगे बढ़ते हैं, तो ये ली चार्टलेट्स प्रिंसिपल आया हुआ है और जो है वो हेबर्स प्रोसेस है। तो ये पूरा यहाँ पर ये सॉल्व आपको दिख सकता है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास साइंटिफिक रीज़न भी हमारे पास आए में, किसी 4 साइंटिफिक रीज़न करना है तो ये रीजंस के आंसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो यहीं से आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। इसके बाद एक्सरेज का टॉपिक आया है मॉडल पेपर में, तो ये मैंने पूरा सॉल्व किया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्व किया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद एक न्यूमेरिकल हमारे पास आया है यहाँ पर, ये देखते हैं। ये न्यूमेरिकल आई थिंक ये हमारा चैप्टर नंबर 9 से है, केमिकल काइनेटिक्स से। रेट कांस्टेंट वाला सवाल है। तो एक इक्वेशन दी हुई है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए और बी की दी हुई है 0.43 मोलर 0.78 मोलर। अच्छा, इनिशियल रेट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन हमें दिया हुआ है, दिस इज़ 3.8। उसके बाद एक्सपोनेंट -3 मोलरिटी पर सेकंड, डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें बेटा डेटा बना लेते हैं। तो काफ़ी आसान सा सवाल है ये। तो ए और बी की कंसंट्रेशन दी हुई है। ए की कंसंट्रेशन दी हुई है बेटा 0.43 मोलर और बी की कंसंट्रेशन दी हुई है आपके पास, दिस इज 0.78 मोलर। इनिशियल रेट से मुराद रेट ऑफ रिएक्शन आपका दिया हुआ है, दिस इज 3.8 एक्सपोनेंट -3 मोलरिटी पर सेकंड दी हुई है। ठीक है, यूनिट है ये इसकी। और हमसे पूछा गया जा रहा है रेट कांस्टेंट मतलब कैपिटल के पूछा जा रहा है। ठीक है बेटा, तो इसको हम बना देंगे, बड़ा आसान है ये। तो सॉल्यूशन करते हैं। अब इसमें जो हम लोग लॉ यूज़ करने वाले हैं वो रेट लॉ यूज़ होता है इसके अंदर है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अब रेट लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये रेट लॉ है। के बताना है, ये हो जाएगा आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ बी। आर आ गया 3.8 एक्सपोनेंट -3, ए की कंसंट्रेशन आ गई 0.43, बी की आ गई 0.78। अब इसको बस कैलकुलेशन कर लेनी, आंसर आ जाएगा हमारा। तो 3.8 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 0.43 मल्टीप्लाइड बाय 0.78 और ये आ गया हमारे पास 0.011। के आ गया 0.011। यूनिट क्या निकल जाएगी? यूनिट इसकी निकालनी पड़ती है, तो मैं आपको निकाल कर सिखा देता हूँ कि एक बार कैसे निकलती है। तो आर होता है हमारे पास मोलरिटी पर सेकंड इज इक्वल टू के इंटू मोलरिटी इंटू मोलरिटी। तो मोलरिटी से मोलरिटी कैंसिल हो गया, तो मोलरिटी इनवर्स सेकंड इनवर्स यूनिट आ गई। मोलरिटी इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो यूनिट भी लाजमी आपको लिखना है। तो जब भी आप आंसर्स को सॉल्व करें बेटा यूनिट लाजमी आप लिखें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटिस एनर्जी का सवाल आया है, तो ये यहाँ पर इसके आंसर मौजूद है। लेविस कॉन्सेप्ट आया है एसिड बेस का, तो एग्जाम्पल के साथ ये डिफरेंसेस आए हैं कुछ लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में, नेचुरल आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी में, वीबीटी एमओटी में, ये भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में एक तो लॉ ऑफ मास सेक्शन आया है और उसके अलावा एक ये न्यूमेरिकल आया है जो कि येलो से हाईलाइट मैंने इसको किया हुआ है, आप देख लें कि इन ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 to SO3 इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैलकुलेट द Kc फॉर रिएक्शन। Kc मालूम करना है, जबकि इक्विलिब्रियम पर SO2 के 5 मोल हैं, O2 के 4 मोल हैं और SO3 के 2.8 मोल हैं और 2.82 dm³ का कंटेनर है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ।
तो सबसे पहले तो हमारे पास डेटा बन जाएगा। अब डेटा में क्या है बेटा, कंसंट्रेशन दी हुई है हमें। SO2 की कंसंट्रेशन दी हुई है, O2 की कंसंट्रेशन दी हुई है, SO3 की कंसंट्रेशन दी हुई है और शायद वॉल्यूम भी दिया हुआ है और Kc मालूम करना है। तो वॉल्यूम दिया हुआ है 2 डेसीमीटर क्यूब। अब बाकी हम दोबारा से देख लेते हैं। अच्छा, कंसंट्रेशन नहीं दी हुई है, मोलैरिटी दी हुई है असल में, ठीक है। मोल्स दिए हमें 5 मोल, 4 मोल और 2.8 मोल। 5, 4, 2.8। तो अब इसको सबको डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, ताकि मोलैरिटी आ जाए। चूँकि जब DM क्यूब से डिवाइड करते हैं तो मोल पर DM क्यूब आ जाता है। तो सबसे पहला हमारे पास है 5/2, ये हो गया 2.5, ये 4/2, ये तो 2 हो गया, 2.8/2 कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 1.4। तो बेटा ये सारे मोलैरिटी आ गए। अब यहाँ पर हम उसको सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। और लॉ कौन सा लगने वाला है, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, ये कहता है कि Kc बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट तो ये है और रिएक्टेंट है SO2 का स्क्वायर और O2, आई थिंक यही है। यस, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। Kc निकल जाएगा बेटा, यहाँ पर SO3 है हमारा 1.4 का स्क्वायर ले लिया, फिर ये 2.5 का स्क्वायर ले लिया और ये 2 ले लिया। तो ये हमारे पास हो गया 1.4 का स्क्वायर, ये 2.5 का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाय 2। आंसर आ गया हमारे पास 0.156। Kc आ गया 0.156। यूनिट क्या निकल जाएगी इसकी, देखिए मोलैरिटी का स्क्वायर, मोलैरिटी का स्क्वायर इंटू मोलैरिटी, मोलैरिटी स्क्वायर कैंसिल, तो मोलैरिटी इनवर्स इसकी यूनिट आ गई। तो ये हमारा इसका बेटा फाइनल आंसर हो गया। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया है इसका एक न्यूमेरिकल Kc का। इसके बाद क्वेश्चन 4 में भी जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोहर्स के डेरिवेशन के साथ एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है इन्होंने। तो न्यूमेरिकल बेसिक्स है, उसको यहीं पर मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। क्या फोटोन ऑफ वेव नंबर 23 एक्सपोनेंट 10, तो वेव नंबर न्यू बार है, ये हो गया 23 एक्सपोनेंट 5 मीटर इनवर्स, इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू n = 2। मतलब किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से n = 2 तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो और शायद हायर डिटरमाइन द ऑर्बिट फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन फॉल एंड आल्सो द स्पेक्ट्रल लाइन अपीयर्स इन द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहली बात तो आपको n2 आपको बताना है कि हायर ऑर्बिट कहाँ है जहाँ से फॉल किया, और साथ में ये भी बताना नेम ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन का क्या नाम है जिससे इसने यहाँ से जंप किया होगा। और n1 जो है ना लोअर एनर्जी ऑर्बिट हमारा 2 है, सेकंड ऑर्बिट है, ठीक है। ये बुक का सवाल है तो इन्होंने यहाँ पर दिया है, तो इसको हम यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये सॉल्व कैसे हमारे पास होगा बेटा, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है कि म्यू बार बराबर होता है RH, उसके बाद 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है जो यहाँ पर अप्लाई होगा। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है तो हम यहाँ पर उसको यूज़ कर लेंगे। तो न्यू बार तो हमारा हो गया दिस इज 23 एक्सपोनेंट -5 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट है 1.09678 एक्सपोनेंट 7। उसके बाद थोड़ी सी जगह मुझे इसमें कम पड़ रही है, मैं नीचे लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 23 एक्सपोनेंट -5 इज इक्वल टू 1.09678 इंटू एक्सपोनेंट, यहाँ पर क्या है हमारा एक्सपोनेंट हमारा 7 है, और ब्रैकेट आ गया 1/n1 का स्क्वायर, n1 हमें गिवन है यहाँ पर 2 है,
1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, n2 का हमें निकालना है, ठीक है। अब देखें ये तो 4 हो जाएगा, यहाँ इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये 2.3 इसके पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2.3 डिवाइडेड बाय, सॉरी पूरा डिवाइड करते हैं, 2.3 एक्सपोनेंट -5 डिवाइडेड बाय 1.09678, ये जो राइसबर्ग कांस्टेंट है इससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, एक्सपोनेंट 7, ये हमारे पास 2.09 एक्सपोनेंट -12, 2.09 एक्सपोनेंट -12 इज इक्वल टू, अब ये 1/4 माइनस 1/n2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास ये, ठीक है। अब क्या किया जाए इसमें, ये 1/4 है, इसका मतलब ये 0.25 हमारे पास हो गया, ठीक है। तो 0.25 इस तरह से लिख देते हैं, 2.09 एक्सपोनेंट -12 इज इक्वल टू 0.25 माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 0.25 इधर जाएगा प्लस में जाए, हम इसको इधर ले जाते हैं, फिर 0.25 से इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी इधर गया और ये 0.25 में से माइनस हो जाएगी ये पूरी वैल्यू जो हमारे पास है 2.09 एक्सपोनेंट -12, तो 0.25 में से माइनस कर दिया इसको, 2.09 एक्सपोनेंट -12, अभी आ गया हमारे पास 0.25, तो 1/n2 का स्क्वायर बराबर हो गया 0.25 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/0.25 के, तो जब 1 डिवाइड बाई 0.25 होगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 4 आ जाएगा। और स्क्वायर रूट अगर, अच्छा ये चीज़ n2 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लें अगर हम, तो n2 हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन जो जंप हो रहा था ठीक है स्टूडेंट्स, तो n2 यहाँ पर 2 हमारे पास आंसर आ गया। और सेकंड शेल पे चुके आ रहे हैं तो जो हमारे पास लाइट ऑब्टेन हो रही है स्पेक्ट्रल लाइन, वो बाल्मर सीरीज़ की हमारे पास ऑब्टेन हो रही है, ठीक है। बाकी इसके बाद और क्वेश्चंस ये हमारे पास आ रहे हैं इसमें, और न्यूमेरिकल में देखता हूँ कि और आपको मिलता है तो वो करा देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल इसके अंदर हमारे पास नहीं है, बाकी तो कंप्लीट ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है बेटा। तो ये कंप्लीट मैंने यहाँ पर इसको आपको सॉल्व कर दिया। तो अगेन मैं आपको बताता चलूँगा, अगर आप में से किसी को PDF रिक्वायर है इस कंप्लीट लेक्चर का, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है, दैट इज़ 030021522272। इस पर व्हाट्सएप करें। आपको अगर मेरे टारगेट पेपर चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, या फिर अगर आपको सॉल्व्ड मॉडल पेपर अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको जो है वो इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। ये कंप्लीट PDF जो है वो 13 पेजेस की मैं आपको सेंड करूँगा विद अ वेरी मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आई होप सो कि आपको ये मॉडल पेपर की सॉल्यूशन समझ में आई होगी, इसको न्यूमेरिकल्स और MCQs की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।